हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर लाइट एंड इट्स फिनोमेना को। हम लोग फिर से लाइट को ही कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या था कि जो भी थ्योरी वाला पोर्शन था वो थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए, लेकिन जो एक दो डेरिवेशन था R इक्वल्स टू 2f का डेरिवेशन और प्रिज्म का डेरिवेशन और लैटरल शिफ्टिंग के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट था, तो उनको हम लोग आने वाले जो भी वीडियोस होगा उसमें कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग R इक्वल्स टू 2f का डेरिवेशन को कर रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज दिमाग से एकदम क्लियर कर लो, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं वो चैप्टर का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा कवर होगा। बस मेरा पढ़ाने का क्या है, एक पैटर्न है कि भाई पहले ये चीज करवा दो, फिर ये चीज करवा दो, फिर ऐसे करवा दो, ताकि बच्चे को वो चीज बेस्ट में समझ में आए। इतने साल से जो भी पढ़ाए हैं, जो सीखे वही चीज कोशिश करते हो उसी तरीके का वीडियो बनाने का। तो आप लोग भी ये थोड़ा सा पेशेंस रखना, ऐसा नहीं होगा हम बार बार बोल रहे कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा और उसको बीच में ही छोड़ दिया जाएगा। उस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको कवर करवाया जाएगा। बाकी ये है कि भाई आप किस चैप्टर को पहले करना चाहते हो, बाद में करना चाहते हो, वो मेरे को आप बता सकते हो। हम उस हिसाब से लेंगे और उस चैप्टर को पूरा का पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो। और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप कितना पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो और ज्यादा बहस नहीं करते, अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं, डेरिवेशन ऑफ R इक्वल्स टू 2f। चलो, तो हेडिंग दो यार, डेरिवेशन ऑफ R इक्वल्स टू 2f। अब R इक्वल्स टू 2f जो है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका कनकेव मिरर पे भी वैलिड है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर पे भी वैलिड है। यहाँ पे या जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है वो मेजरली कनकेव मिरर के ऊपर आता है कि भाई R इक्वल्स टू 2f का डेरिवेशन करो फॉर अ कनकेव मिरर। तो हम लोग यहाँ पे भी जो करेंगे वो हम लोग कनकेव मिरर पे ही करेंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कॉन्वेक्स मिरर का भी चाहिए, बोलना, हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। ऐसे तो हमको पता है बोर्ड्स में कॉन्केव मिरर पे ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्केव मिरर के ऊपर ही करने वाले हैं। तो डायग्राम पहले रेडी कर लेते हैं। तो कॉन्केव मिरर कैसा दिखता है? कॉन्केव मिरर तो सर इस तरीके का दिखता है ना। और कॉन्केव मिरर से जुड़ा हुआ कुछ याद है, टर्म्स हम पढ़ाए थे, टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कौन कौन सा टर्म्स था बाबू बताते जाओ। तो हम लोग को पता था कि सर एक पॉइंट होता है जो मिरर के सेंटर पे होता है और उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग पोल बोलते थे, है ना। तो पोल क्या है हम लोग का? सेंटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द मिरर। तो मिरर का सेंटर मोस्ट पोर्शन को हम लोग पोल बोलते हैं और उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मिरर का दो पॉइंट और होता था। एक होता था भाई वो पॉइंट जिसका ये स्फीयर है। मिरर इज द स्फीयर ऑफ, हम बताए थे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर इज द स्फीयर ऑफ मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? C बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आता है यार एक इमेजिनरी लाइन, याद है? जिस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे भी हम लोग क्या बना दे रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस रेडी हो गया। अच्छा, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जब कोई एक पैरेलल रे आता है और मिरर से टकराता है तो क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है और यहाँ पे एक पॉइंट बनता है जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? फोकस बोलते थे। याद है? फोकस का एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखवाए थे और इंपॉर्टेंट भी बोले थे। तो वो सारे चीजों को पढ़ो, ठीक है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो C हो गया, F हो गया, P हो गया। अब हम लोग को क्या डिराइव करना है कि यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, ये दो चीज लिखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस कहलाता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ऑफ कोर्स इसको किससे डिनोट करेंगे? हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे। दूसरा जो टर्म आपको पता होना चाहिए एकदम अच्छा से, वो है यार फोकल लेंथ। भाई इतना डेरिवेशन के लिए तो इतना चीज तो पता होना चाहिए। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है? जो फोकस है और पोल का, इन दोनों का डिस्टेंस होता है, ये वाला फोकस से पोल का, ये वाला जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख के रखते हैं कि भाई जो डिस्टेंस बिटवीन F and P इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब डेरिवेशन शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो क्या चीज है ना, ट्राइंगल के बारे में, रिलेटेड टू ट्राइंगल है।
हम लोग जानते हैं कि भाई इस तरीके का ट्रायंगल होता है और इस तरीके का ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सही बोल रहे हैं, हाँ सर राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब अगर ऐसा हो, समझो थोड़ा सा जो चीज बता रहे हो उस चीज को समझो, वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसलिए हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का हम बोले बाबू कि इस वाले का लेंथ मेरे को बताओ और इस वाले का लेंथ बताओ, तो अभी ये दोनों लेंथ जो है ये दोनों क्या है, सेम है या अलग अलग है? सोचो और बताओ कि ये वाला जो लेंथ है, यहां पे ऐसे मान लो कि ए दे दे, बी दे देते हैं और सी दे देते हैं, तो ये ए और सी का जो लेंथ है और ए और बी का जो लेंथ है, इन दोनों का लेंथ क्या सेम है? अभी दिमाग क्या बोल रहा है कि सर ये दोनों का लेंथ अलग अलग है। सही बोल रहे हैं हम कि इन दोनों का लेंथ क्या है, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर एकदम आप सही हो, ये वाला AC ग्रेटर है, AB छोटा है, तो अभी हम लोग के पास AC ग्रेटर है AB से, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो लाइन है BC, ये वाला जो लाइन है BC, इस लाइन को हम लोग छोटा करेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो छोटा करने का मतलब क्या है, देखो अगर हम इसको इतना बड़ा कर दे, ये C पॉइंट को यहां ले आए, तो ये वाला लाइन ऐसे नहीं बनेगा, तब ये लाइन कुछ इस तरीके का बनेगा। और अब मेरे को बताओ कि क्या AB और AC सेम है या अभी भी AC बड़ा है? तो आंसर आएगा सर अभी भी जो AC है वो ग्रेटर है AB से। दिख रहा है आप लोगों को पक्का से कि AC AB से बड़ा है? हाँ सर। अगर हम इस C को थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं, यहां पे लेके आ जाते हैं, यहां पे, तब ये वाला जो लाइन होगा AC, ये कहां जुड़ेगा बाबू? ये यहां जुड़ेगा। हाँ सर यहां जुड़ेगा। और अब मेरे को बताओ कि AC और AB क्या दोनों सेम है या अभी भी AC बड़ा है और AB छोटा है? अब थोड़ा सा सोचो। तो अब ऐसा किसी किसी का आंसर हो सकता है, आप लोगों में से फील हो रहा होगा कि ये सर जो AC है और ये जो AB है, ये दोनों का लगभग लेंथ सेम हो रहा है। अब ये ग्रेटर नहीं है, लेकिन हाँ स्लाइटली एकदम इक्वल भी नहीं है, लगभग इक्वल पे आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसको और छोटा कर दे, और छोटा इन द सेंस कि भाई इतना छोटा कर दे, लो एकदम इतना छोटू सा कर दे अगर इस लाइन को, ये पॉइंट C, तब ये वाला लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे भाई, अब बताओ मेरे को क्या होगा? अब बताओ, तो ये जो AB और AC है, ये दोनों लाइन लगभग क्या हो गया कि सर अब तो इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आया कि ये जो AC है और ये जो AB है, ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में AB और C, ये जो AC है और ये AB है, इन दोनों का लेंथ इक्वल है या ग्रेटर है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये B और C पे डिपेंड कर रहा है। B और C अगर बड़ा है, B और C का हाइट बड़ा है, तब ये AC क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा AB से। लेकिन अगर ये B और C जो हाइट है BC, ये अगर छोटा होने लगे और बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, हम लोग का AB और AC दोनों इक्वल हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये आपको लगेगा ही लगेगा, यही चीज आपको यूज करना है। बस समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दो लाइन आपका क्या कर रही है, अगर दो लाइन आपका ये जो कर्वेचर है, इसको कर्वेचर नहीं बोलते, ऐसे मिरर का अपर्चर बोलेंगे, तो अपर्चर अगर बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, या हाइट अभी पकड़ो ना कि हाइट अगर बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, या दो लाइन के बीच में, इसको राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस और बेस, तो हाइपोटेनियस और बेस का बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वो अगर बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा, तब ये AC और AB दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, उतार लेना जो भी है, वीडियो को एक बार पीछे करके अगर आप लोग को लगेगा तो उतार लेना। ठीक है, हमको तो भाई समझाना था और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई बताना यार, थोड़ा सा मेरे को भी हेल्प होगा कि हाँ चीजें समझ तो आ रही है बच्चों को। खैर, तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को पता है कि सर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लाता है और वो कहां से जाता है, फोकस से जाता है। सही हम बोल रहे हैं, ऐसा ही था, हम लोग रे डायग्राम का बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, उसमें से एक रूल था कि सर अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, पैरेलल बना तो दें हम पहले, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है तो वो कहां से आता है बाबू, वो फोकस से आता है ना। तो ये जो डायग्राम बनाने का काम है ना, मुश्किल फील होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल आया, ये रे ऑफ लाइट बाबू इस तरीके से यहां से चला गया। ठीक है, दूसरा एक और रूल था ना कि अगर सर COC से जाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट जाएगा, तो वैसी का वैसी आ जाएगा। सही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से इस तरीके से एक और लाइन बना ले रहे हैं।
कम ऑन कम ऑन। तो ये लाइन है, आई होप आप लोगों को लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास लाइन, चलो सब कुछ रेडी तो है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे चीजें बनना चालू होगा। सबसे पहले हम लोग को बताओ कि यार ये जो लाइन जा रहा है तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, एक एंगल फॉर्म होगा जिसको हम लोग थीटा। अच्छा, जो रे ऑफ लाइट जा रहा है उसका भी कुछ ना कुछ नाम रख दो भाई। तो इसका नाम रख दो एम और इसका नाम रख दो एन। एम एन मोहम्मद नूरैन, ठीक है भाई, मोहम्मद नूरैन, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका सी और एफ तो रखा हुआ है और अभी फिलहाल और कुछ हम लोग को यूज नहीं होगा, तो ठीक है। इसका एम हो गया, इसका एन हो गया। इस वाला यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, पक्का से होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। अच्छा, इस पॉइंट एन पे सोचो कि हो क्या रहा है। इस पॉइंट एन पे सर हो रहा है रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट एन पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। और हम लोग पढ़े हैं कि सर जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें दो एंगल बनता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो अगर ये लाइन आया और ये वाला बीच वाला जो डॉट डॉट लाइन हम बनाए हैं, ये डॉट डॉट वाला लाइन जो है मेरा, अगर ये नॉर्मल है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, इस वाले लाइन को बोल रहे हैं कि अगर ये वाला लाइन क्या है? नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और दूसरे साइड यहां पे क्या होगा? यहां पे एंगल ऑफ, बोलो भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है, इसलिए हम दोनों जगह क्या दिए? थीटा दिए। पक्का से समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है, इस वजह से यहाँ पे हम थीटा दिए, तो यहाँ पे भी हमको क्या देना पड़ गया? थीटा देना पड़ गया। पक्का से, बहुत अच्छा, ठीक है। अब यार थोड़ा सा और समझो, हम लोग कहीं ना कहीं फिजिक्स में या मैथ्स में बेसिकली मैथ्स में ये पढ़े कि अगर एक लाइन ऐसे जाता है, एक लाइन ऐसे जाता है या ऑपोजिट में, और इन दोनों को कट करने वालों को एक लाइन बनता है और एक जेड फॉर्म होता है, तो जेड में यहां जितना एंगल होता है यहां भी उतना ही एंगल होता है। कभी पढ़े हैं कि जेड जब बनता है, मैथ्स में ये रूल है कि जब भी एक जेड फॉर्म होता है, दो पैरेलल लाइन बना के जेड, अब जेड ऐसा नहीं बनेगा, ये जेड नहीं है भाई, ठीक है। जेड तुम बोल सकते हो कि मतलब छोटा बच्चा जेड बना रहा है, ऐसा वाला जेड नहीं, एकदम पैरेलल, पहला दो लाइन एकदम स्ट्रेट हो और उन दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ अगर कोई लाइन बने, तो यहां पे जितना एंगल होता है यहां पे भी उतना ही एंगल होता है, ठीक है। जेड बन जाए या फिर एन बन जाए, ठीक है, इस तरीके से एन बन जाए, तो यहां जितना एंगल होगा यहां भी उतना ही एंगल होगा। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि ओ माय गॉड, तो यहां से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक जेड फॉर्म कर रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो? ये लाइन और ये लाइन, दिस इज माय जेड। और अगर यहां पे जेड बना है तो ये वाला एंगल सेम होगा। जेड बन गया तो जेड का ये वाला एंगल और जेड का ये वाला एंगल सेम होगा। पक्का पक्का, जेड का लिखेंगे, हर चीज वहां पे लिखेंगे, बट पहले समझ तो लो हो क्या रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? सेम होगा। कैसे सेम हुआ? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है, और ये उन दोनों को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ये लाइन पैरेलल है और ये बीच में इंटरसेक्ट किया, तो ये लाइन एंगल, ये एंगल दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। पक्का से, ठीक। तो अब यही सारा चीज हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखना चालू करेंगे भाई, ठीक है। तो लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं भाई कि हम लोग के पास कनकेव मिरर है और उस कनकेव मिरर का जो पोल है वो P है, फोकस F है और सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? कनकेव मिरर, हर चीज रट्टा नहीं मार रहे हैं, कुछ चीज समझ के जाना है। एक कनकेव मिरर है, हुज पोल P, फोकस F and center of curvature is C, रेस्पेक्टिवली नहीं लिख रहे हैं, इन गिवन डायग्राम। जो भी हम लोग डायग्राम आपको दिए हैं उस डायग्राम में P मेरा क्या है? पोल है, F मेरा क्या है? फोकस है, C मेरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है भाई। अब एक रे ऑफ लाइट क्या आया? पैरेलल आया, और वो कहां से पास हुआ? फोकस से पास हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहां पे बोलेंगे Mn जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है भाई? CP के। सही बोल पा रहे हैं? Mn वाला जो लाइन है मेरा और जो ये CP वाला लाइन है, ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या है? पैरेलल है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Mn एंड CP आर पैरेलल। Mn और CP दोनों मेरा क्या है? पैरेलल है। और इसी चीज को आप ऐसे करके लिख के दिखा सकते हो कि Mn है वो पैरेलल है CP से। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई।
अब ये मेरे को इस जो भी ये मेरे पास गिवन डायग्राम है, इस डायग्राम में हमको ये वाला दोनों एंगल्स को बोलना है कि ये दोनों एंगल मेरा क्या होगा, सेम होगा। और रीजन क्या हम बताएं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो डायग्राम हम लोग बनाए, इस डायग्राम में एंगल, इसका नाम क्या होगा, MNC, ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, MNC। अरे यार कोई भी एंगल हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखे A, B और C, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ABC, ठीक है, जिधर जा रहा है। तो यहाँ पे भी एंगल का नाम क्या हो जाएगा, MN, और फिर यहाँ से ये वाला लाइन डॉट वाला तो C, तो MNC। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई एंगल MNC जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा के बराबर ना, तो इसको क्या बोलेंगे, CNF, इसको CNF बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं CNF नहीं बोलते, ये वाला लाइन को, अच्छा ठीक है CNF बोल देते हैं, क्योंकि ये देखो फोकस है ना, तो इसको हम लोग कुछ और लेटर से डिनोट करते हैं, तो इसको Q से कर देते हैं, तो CNQ। तो एंगल अपने मर्जी से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत का वैसा बात नहीं है। तो एंगल MNC इक्वल्स टू एंगल CNQ। और जब भी कोई चीज आप इक्वल करते हो तो आपको रीजन तो देना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, इतना मत लिखो, सिर्फ बगल में लिख दो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, बस। क्योंकि कितना ही चीज लिखेंगे भाई, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए कितना लिखेंगे, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, तो MNC और CNQ इक्वल है। अब हम लोग को बोलना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। रीजन क्या बताए थे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और इनको बोला जाता है अल्टरनेट बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। शायद इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही बोलते हैं, हमको जहां तक याद है। एक होता है कॉन्ग्रुएंट एंगल, एक होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक होता है अल्टरनेट एंगल। तो हम हमेशा इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है। ऐसे मेरे को जहां तक याद है ये दोनों तुम्हारा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जो एंगल MN क्या है, C, एंगल MNC इक्वल है किसके भाई, तो ये वाला एंगल के, इसका नाम क्या हो जाएगा, NCP। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एंगल NCP। समझ में आ रहा है, NCP, NC और P, तो ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल NCP के बराबर है। और यहाँ पे रीजन क्या देना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग दोनों एंगल्स को इक्वल किए। अब क्या होता है, यहां पे देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ CN और F पे, CNF एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो हमको बताना है कि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। ये स्टेप 1 है कि आपको जब भी ये R = 2F का डेरिवेशन मिलता है तो वहां पे आप ये वाला ट्रायंगल को क्या प्रूव करते हो, आइसोसेलेस बोलते हो। और ये काफी आसान है, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस है। रीजन क्या है कि भाई ये एंगल क्या है, सेम है। हम लोगों को पता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो एंगल्स क्या हो, सेम हो। तो ये वाला अगर ट्रायंगल देखो CNF, तो इसमें ये एंगल दोनों क्या है, आपका सेम है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो हमको बोलना है कि इन ट्रायंगल CNF, कौन से ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, CNF ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल CNF ये दोनों जो एंगल्स है वो दोनों सेम है। कौन कौन से एंगल का बात, ये वाला एंगल, तो इसका नाम क्या है, CNQ। किसके बराबर है भाई, तो ये वाला क्या, इसका नाम क्या है, NCP, एंगल NCP। और आप यहां से भी समझ सकते थे, ये देखो ना, MNC CNQ के बराबर है, NCP MNC के बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में भी तो सेम होगा। 2 है, 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों भी तो 2 होगा, तो ये दोनों भी सेम होगा। तो हम लोग बोल दिए CNQ क्या है, NCP है। सो ट्रायंगल CNF इज आइसोसेलेस। यही चीज मेन था, आइसोसेलेस प्रूव हो गया। अब आइसोसेलेस का हमको एक और बात पता है कि अगर ये दोनों, अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इसका ये दोनों साइड भी सेम होगा, ये दोनों एंगल भी सेम होगा। तो क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी FN और CF दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सो CF इज इक्वल टू FN। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है, हाँ सर समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा वो वाला कॉन्सेप्ट जो हम एकदम स्टार्टिंग में बोले थे उसको यूज करेंगे। if the mirror is very small, अगर मिरर मेरा बहुत छोटा हुआ, बहुत छोटा बोलने का मतलब क्या, ये वाला ट्रायंगल देखो FPN, ये वाला पोर्शन यहां पे बना दे रहे, तो ये वाला जो पोर्शन इस तरीके से बना है, जहां पे ये P है, ये वाला N है, ये वाला F है,
तो अगर ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, मिरर बहुत ज्यादा छोटा मिरर हो जाए, ये इतना बड़ा मिरर है, इतना ना होकर एकदम छोटू सा मिरर बन जाए, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, एकदम यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला भी लाइन क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्योंकि अगर ये वाला मिरर बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ये वाला स्टेटमेंट अगर सही है, इफ द मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर मिरर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो हम लोग का ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये वाला लेंथ को हम लोग FP बोल रहे हैं, ये वाला लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, FN बोल रहे हैं। तो ये वाला लाइन जैसे ट्रू हुआ, इफ द मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम लोग बोल सकते हैं देन FP इज इक्वल टू FN। पक्का ये वाला FP इक्वल टू FN ना, ये वाला FP इक्वल टू FN, पक्का से ये वाला ही चीज समझना था। ओके, आई गेस समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब हम लोग बोलेंगे नाउ मेरे को बताओ भाई, यहां से CP का मतलब क्या है। CP ये वाला जो लेन है C से P तक, C से P को हम लोग तोड़ सकते हैं CF और FP में, CP को तोड़ सकते हैं CP और FP में, पक्का से तोड़ सकते हैं, हाँ सर तोड़ सकते हैं। तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF प्लस FP, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा समझो कि CF का वैल्यू हम लोग क्या निकाल के रखे हैं, FN के बराबर निकाल के रखे है ना। यहाँ पे ये वाला लाइन सिर्फ CF को चेंज करना है भाई, तो CF का लेंथ हम लोग क्या निकाल के रखे हैं, FN के बराबर निकाल के रखे, ऊपर वाला लाइन में ही देखिए। और FN का वैल्यू हम लोग क्या निकाल के रखे, FP के बराबर निकाल के रखे। अरे यार यहाँ पे ये वाला दो लाइन को समझना है, CF का वैल्यू क्या है, FN के बराबर है। देखो CF और आपको FP सेम करना है, सीधा सा बात है, ये दोनों को आपको सेम दिखाना है। तो CF और FN दोनों सेम है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का पार्ट है, ये वाला भी आइसोसेलेस का ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस, तो ये दोनों तो सेम होना ही है। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो CF और FP भी क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे CF FN के बराबर हो गया तो CF का वैल्यू FN हो गया, फिर FN का वैल्यू FP के बराबर हो गया तो FN बदल के किस में कन्वर्ट हो गया, FP में। तो पहले CF किस में गया, FN में। आप लिख लो, दो स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, CP इज इक्वल टू FN प्लस FP, और फिर FN की जगह में क्या बैठा देंगे, यहां तक दिख रहा हो आई होप आप लोगों को। तो CP इज इक्वल टू FP प्लस FP। अब यहां पे हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो, CP इज इक्वल टू FP मिलके क्या हो जाएगा बाबू, 2FP हो जाएगा। और हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े कि C से पोल, CP क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से लेके पोल तक का FP, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, विच इज F। तो यहां से हो गया ये R और यहां से ये हो गया F, तो ये आ गया R इक्वल्स टू 2F। तो दिस इज हाउ वी डिराइव R इक्वल्स टू 2F का डेरिवेशन। ऐसे करके आओगे एग्जाम में, कोई चांस नहीं मार्क्स कटने का, कोई चांस नहीं है भाई। एक बार और से हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोग क्या किए भाई, हम लोग सबसे पहले बोले कि हम लोग के पास एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के पास 3 पॉइंट्स होना है, एक पोल होना है, एक फोकस होना है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होना है। तो हम लोग सबसे पहले वही बोले कि भाई हम लोग के पास एक कनकेव मिरर है जिसके पास पोल है P, फोकस है F और सेंटर ऑफ कर्वेचर है C इन अ गिवन डायग्राम। आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप अच्छा से देख लीजिए। बोल दिए, बोलने के बाद हमको क्या करना है, हमको बताना है कि ये वाला जो MN वाला लाइन है और ये CP वाला लाइन है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल लाइन है। तो MN और CP दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का पैरेलल। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो MN और CP को ऐसे से लिख दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो पढ़े कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है। वो वाला बात लिखे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम आया। तो ये चीज हम लोग की, हम लोग को कैसे भी करके पहला स्टेप काम करना है, आइसोसेलेस प्रूफ करना है। ये वाला ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस प्रूफ हो गया, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाएं। फिर हम लोग बोले कि यहाँ पे एक Z भी फॉर्म हो रहा है सर, ये Z भी फॉर्म हो रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों एंगल भी हम लोग क्या दिखाएं, MNC और NCP सेम। अब ये एंगल का नाम रखना, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको लॉजिक समझना है कि किसको किसको इक्वल दिखाना है। आप वहां पे MN लिखो या फिर आप अपना नाम लिख लो, AB लिख लो, CD लिख लो, विराट कोहली लिख लो, VK लिख लो, ठीक है। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बिंदास अपना इससे जा सकते हो। तो मेरे को ये दोनों एंगल को सेम दिखाएं। अब हम बात कर रहे हैं ये वाला जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस है, तो कैसे हम बोल पाए, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल दोनों क्या है, सेम है। तो इस वजह से हम बोल पाए कि ये एक कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग बोले कि इन ट्रायंगल CNF, जो आपका एंगल CN और Q है ये वाला एंगल, और NCP
एन सी और पी ये वाला जो एंगल है ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो ट्राइंगल सी एन एफ क्या हो गया, आइसोसेलेस। और अगर क्योंकि आइसोसेलेस है तो एंगल सेम होता है, साथ साथ साइड भी सेम होता है, तो हम लोग बोल पाए कि ये वाला जो सी एफ है और ये वाला जो एफ एन है ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। सी एफ इज इक्वल टू एफ एन। यहां तक आ गया। अब वो वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज किया कि भाई अगर मिरर बहुत ज्यादा छोटा है, इफ मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल, ये हम लोग जो डिराइव करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये जो हम लोग मिरर डिराइव करते हैं ये हम लोग करते हैं किसके लिए, हम लोग बहुत छोटा छोटा मिरर्स के लिए करते हैं और फिर वो बड़े के लिए ऑलमोस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। जब आप क्लास 12 में आओगे, क्लास 12 में यहाँ पे डेरिवेशन ये वाला सेम ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे एक एंगल भी कंसीडर होता है, यहाँ पे एक एंगल सेक थीटा वगैरह कुछ आता है, तो वो भी है, वो क्लास 12 में तो आओगे तो मजा आएगा भाई, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग बोले कि भाई बहुत छोटा है तो एफपी और एफएन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो एफपी और एफएन दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर हुआ तो अब हम लोग डायरेक्ट अपना डेरिवेशन पे आ गए। सीपी और सीपी किसके बराबर है, सीपी को दो सेगमेंट में तोड़ा गया ना, सीएफ में और एफपी में, तो हम लोग बोल दिए सीपी इज इक्वल टू सीएफ प्लस एफपी। सीएफ का वैल्यू यहां था, एफएन बढ़ा दिए, एफएन का वैल्यू यहां था, एफपी बढ़ा दिए। एट द एंड हमको एफपी को लाना था, तो एफपी एफपी मिलके क्या हो गया, 2fp हो गया। फिर हम लोग सीपी की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा दिए, एफपी की जगह फोकल लेंथ बढ़ा दिया, और इस तरीके से हम लोग का डिराइव हो गया r इक्वल्स टू 2f। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेना यार, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना। हम पूरा तरह से कोशिश की है कि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ जाए। बोर्ड्स में आता है, 3 मार्क्स देकर जाता है, तो प्लीज एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करना, 1 से 2 बार प्रैक्टिस लगेगा, ये चीज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं रखते हैं अपना क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्रिज्म का डेरिवेशन होगा उसको करेंगे, और फिर पैरेलल शिफ्टिंग, और उसके बाद तो क्वेश्चंस बनाते रहना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।